अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अभिलाष जी, बजट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, कुछ निराश लोग नजर आ रहे हैं तो कुछ इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं। इस बजट को लोगों की नजर में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम अपना रुख जाहिर करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद के साथ साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी का जिसे शुभंकर माना जाता है, वीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीडी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी। वीडी शर्मा जी, कहा जा रहा था कि ये बजट खास है क्योंकि चुनाव पास है, और क्या वाकई में उस उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा है? ये आपके जो विकसित भारत के रोड मैप को भी तय करेगा, और चुनाव में जो, क्योंकि आप संगठन के आदमी हैं, तो चुनाव में जो टारगेट्स आपको दिए जाते हैं उसमें भी आसानी होगी। अभिलाष जी, एक बात मैं जरूर इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल चुनाव को देख करके न कभी बजट में या किसी प्रकार की योजना में मात्र चुनाव उनके दिमाग में नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 के विकसित भारत को ले जा करके खड़ा करना, और इस दिशा में इस बजट के अंदर, ये बेस का बजट है, विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। आपने देखा होगा कि इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वांगीण विकास को लेकर के बजट के अंदर जो प्रावधान किया है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि किसान, गरीब, महिला, युवा, जो उनको हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं, इन्हें फोकस करने वाला बजट है। तो इसलिए इस दिशा में ये बजट देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बजट है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शुरू करते हैं। हमने देखा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जैसे जैसे नाम मिल रहा है, वैसे वैसे चुनौतियां मिल रही हैं। खासतौर से डिफेंस के सेक्टर में अभी हमने देखा कि यूएसए जैसे देश या कई देशों ने हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार किया जब हमें जरूरत थी। आज हमने 11 लाख करोड़ का बजट, 11% का इंक्रीजमेंट जो है वो डिफेंस सेक्टर में देखा है। तो ये जो आत्मनिर्भरता है भारत की, इसको किस हद तक बढ़ाता है? और इससे चूंकि जब मेक इन इंडिया होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत ज्यादा रोजगार और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रास्ते भी खुलेंगे। आपने देखा होगा कि जब जब चुनौतियां आई हैं, तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प और उनका जो कॉन्फिडेंस, विल पावर, ये कहता है कि उस दिशा में, उस सेक्टर में हम सफलता हमने प्राप्त की है। कोरोना का संकट आया तो कोरोना के संकट में चैलेंज को कैसे वैक्सीन बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, और दुनिया को हमने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को पूरा किया, हमने सर्वे भवन्तु सुखने की कल्पना को पूरा किया। इसी प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में भी आज राफेल बनाने का काम स्वदेशी तकनीक पर हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, और अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में बनाना, इसलिए रक्षा क्षेत्र में 11.1% की बजट की बढ़ोतरी करना, ये माननीय प्रधानमंत्री का विजन है, और दिशा में लगातार उनका काम हो रहा है। जो 4 जातियों की आप जिक्र कर रहे थे, किसान, युवा, गरीब और महिलाएं, इसको लेकर के बहुत फोकस दिख रहा है बजट में। ये अंतरिम बजट है, जबकि इसको देख करके भारी भरकम बजट लग रहा है। जब मुख्य बजट आएगा लोकसभा चुनाव के बाद, और जिस तरह से आपको उम्मीद है कि परिणाम आपके पक्ष में होंगे, तो फिर हम माने कि जनता को और रियायतें और राहतें मिलेंगी? नहीं, जनता के, ये जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार बनी तो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। हर वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सभी के प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा। तो ये मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र पर माननीय प्रधानमंत्री ने इस बजट के अंदर भी, आपने देखा कि महिलाओं के क्षेत्र में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, ये टारगेट है। स्व सहायता समूह को स्ट्रेंथन करना, जो लगातार वो कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान में शामिल करना, ये उन्हें स्ट्रेंथन कैसे करना, केवल उनको काम दे दिया मात्र से नहीं, उन्हें सशक्त और ताकतवर कैसे बनाएंगे। आज सामान्य लोगों को 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से और 3 करोड़ पीएम आवास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हर गरीब के जीवन को कैसे सशक्त और सक्षम बनाएं। यही ताकत माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के आगामी देश को आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार की चीजों से ताकत माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलती है।
हम देख रहे थे इस बजट को लेकर के, चूंकि राम मंदिर का जैसे पूरा माहौल था तो लग रहा था कि ये फोकस रहेगा हिंदूवादी एजेंडे की तरफ, और लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े माइलस्टोन तय करने के सपने जो हैं वो बुने गए हैं, उनकी आधारशिला रख दी गई है। एक चीज हम देखते हैं कि जब विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष जब इन चीजों को लेकर के कटाक्ष करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आज भी कहा जा रहा है कि खोखला बजट है, तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विश्व की तमाम रेटिंग देने वाली एजेंसियां हैं, आपकी रैंकिंग सुधर रही है, हमारी हिंदुस्तान में गरीबों को जिस तरह से ऊपर लाया गया है, उसके बाद आप कैसे देखते हैं विपक्ष की भूमिका? आज आप देखिए कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से शपथ ली है, आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए। मेरे मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ के करीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। अब ये क्या विपक्ष को या एनालिसिस करने वालों को या इस दिशा में सोचने वालों को, लोगों को तो पता है कि क्या हो रहा है। गरीबी रेखा से ऊपर आना ये सामान्य घटना नहीं है। इसलिए आज आप देखेंगे कि 11,11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रावधान करना विकास के लिए, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। लेकिन जब 22 जनवरी को लोकार्पण कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तब उन्होंने मीडिया को कहा था कि ये अमृत काल की शुरुआत है। तो इसलिए प्रधानमंत्री विजनरी भी है, प्रधानमंत्री आध्यात्मिक भी है, प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा भी हैं, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट के विजनरी व्यक्तित्व भी हैं। तो एक मल्टी डायमेंशन वाला कोई व्यक्तित्व हो सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनको दुनिया अप्रिशिएट इसलिए करती है कि उनका जो विजन है आज दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से भारत का मान और सम्मान जो बढ़ा है, भारत की ताकत बढ़ी है। मैं कहूं कि भारत के ऊपर विश्वास जागृत हुआ है, या मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने नेता शब्द को आज सम्मान या तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेता शब्द को सम्मानित किया है। तो इसलिए ये सारी चीजें जनता भी देखती है, दुनिया भी देखती है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है, हालांकि विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आप पूरी टीम लीड कर रहे थे। जब आए थे तो विपक्ष में थे, उसके बाद से कोई चुनाव हारने नहीं दे रहे और हर बार नए टारगेट्स आपको मिल रहे हैं। अब क्या वोट परसेंटेज कहां लेकर जाएंगे? अब थोड़ा बहुत विपक्ष के लिए कोई जगह है? अभिलाष जी, आपने बहुत सही कहा कि इस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रत्येक बूथ पर काम किया, और बूथ पर काम करने में हमें जो ताकत मिली कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण की योजना है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व। मध्य प्रदेश के मन में मोदी थे, क्योंकि मोदी जी ने जब सरकार बीजेपी की नहीं थी तब भी मध्य प्रदेश के लिए काम किया था जी। अगर मैं कहूं कि कमलनाथ की सरकार थी तो 2 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए, लेकिन कमलनाथ ने वापस कर दिए, मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है। 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए गया, जो प्रधानमंत्री का फोकस है हर घर को पानी, तो 248 करोड़ 1.5 वर्ष में कमलनाथ जी ने उपयोग नहीं किया, वापस दिल्ली चलाया है पैसा। तब भी उनके मन में मध्य प्रदेश था। तो इसलिए मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं। इसी का आधार है कि इस चुनाव में हमारा संकल्प है कि हर बूथ पर चुनाव जीतना। हमने पिछली बार लोकसभा में 58% वोट मिला था, हमारा संकल्प है कि 10% वोट बढ़ा करके 68 से 70% के बीच लेकर के जाना, ये हमारा टारगेट है, और हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे, ये हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक सीट एक कसक है छिंदवाड़ा, वो इस बार कहते हैं कि वो भी खत्म हो जाएगा, एक धक्का और दो। इस बार वो कसक है या वो कांटा है, वो पूरा निकाल देंगे हम, और जनता तैयार बैठी है। छिंदवाड़ा के अंदर अभिलाष जी, मैं बीच में जब था तो मीडिया के हमारे मित्रों ने कहा कि तो फलाने जी का गढ़ है। मैंने कहा ये किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं का। 5 लाख लोग तो छिंदवाड़ा के अंदर आयुष्मान कार्डधारी हैं, जिनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है। घर घर के आप देखें, एक पंचायत के अंदर कहीं 100 प्रधानमंत्री आवास हैं, कहीं 80 प्रधानमंत्री आवास हैं। उज्ज्वला योजना तो घर घर के अंदर है। तो इसलिए छिंदवाड़ा के अंदर भी अभी विधानसभा में भी हम 3 सीटें तो बड़े कम मार्जिन से 2000 से 1500 से ऐसे आ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि छिंदवाड़ा भी इस बार जीतेंगे। 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री जी की झोली में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ये संकल्प के साथ है कि प्रधानमंत्री की झोली में 29 की 29 सीटें डालेंगे। वीडी शर्मा का नेक्स्ट रोल क्या होगा? आप जिस भूमिका में हैं खुश हैं, संतुष्ट हैं, या क्योंकि जनता जो आपको खासतौर से समर्थक हैं आपके, वो आप चाहते हैं कि जब आप इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो उसका एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत क्या इच्छा है? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं,
कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी जैसा व्यक्तित्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनकी जो नज़र है ना, इनकी नज़र हर कार्यकर्ता पर रहती है। हमें जो काम मिला है उस काम को बेहतर कैसे कर सकते हैं, यही हमारा प्रयास होता है कि मैं जब अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर था, चुनाव था, हमारा संकल्प था कि हम 10% वोट बढ़ाएं। और ये मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश के अंदर 8% वोट बढ़ाने में सफल रहे और ऐतिहासिक आज तक का मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का 48.88% वोट पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो रिकॉर्ड है। तो इसलिए हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा प्रयास है। बाकी भाजपा में ये कोई सोचता नहीं है कि कोई समर्थक क्या कह रहा है, ये सारी बातें मुझे लगता है कि हम एक कार्यकर्ता के नाते से और जो काम मिलता है उसको अच्छे से अच्छा करें, यही हमारा प्रयास होता है। आप जब से आए हैं तो कार्यकर्ताओं को एक शिकायत है कि जो पहले पुराने तय पैरामीटर्स थे, टिकट मिलने के, पद मिलने के, वो सब तहस नहस हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना किसी पार्षद को इस बार लोकसभा लड़वा के जितवा दें? ये मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव जीतने के लिए माननीय अमित शाह जी की जो रणनीति है कि चुनाव जीतना है और फिर उसमें जो पैरामीटर्स लगते हैं उसके अनुसार राजनीति में चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। बाकी एथिक्स, बाकी चीजें प्रधानमंत्री जी तो हमेशा ही कहते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति का कल्चर बदल दिया है। स्वच्छता की राजनीति आज भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। तो चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करना ऐसा नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए रणनीतिक तैयारी करना, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में जो गाइडलाइन देता है उस पर हम काम करते हैं और उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में इतिहास बना और लोकसभा के अंदर भी हम इतिहास बनाएंगे। जो टिकट देकर के आपने हम सबको चौंकाया था, हमारे सारे मीडिया के एक्सपर्ट्स के गणित फेल किए थे, लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं? इसमें तो केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो तय करेगा और रिपोर्ट तो आपकी होती है सर। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी की जो रणनीति होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। महिलाओं को जिस तरह से आगे बढ़ाने में आप लोग लगे हुए हैं, ये शिकायत है कि बीजेपी के पास संगठन में इतना ज्यादा चाहे सांसद हो, विधायक हो, तमाम जगह पर अभी गुंजाइश है, उस लिहाज से महिलाओं को टिकट नहीं मिल पा रहे क्योंकि शायद उनकी विनेबिलिटी उस तरह से नहीं नजर आ रही है। तो उसको लेकर क्या बीजेपी थोड़ा सा रिस्क लेने के मूड में है कि हम महिलाओं को अभिलाष जी, इस बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना और जहां आवश्यक है उस दिशा में हम प्रयास भी करते हैं। हमने तो मध्य प्रदेश के अंदर संगठन में बूथ पर जो पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति हम बना रहे थे उसमें हमने 33% महिलाओं को लाने का मैंने कहा था कि प्रयास हमें करना है कि 33% महिलाएं आए। तो कई जगह पर ये बेहतर प्रयोग हुआ है। अभी पांडुरना की हमारी जिलाध्यक्ष पार्टी की वो अभी महिला बनाई है हमने। तो इस दिशा में ऐसे प्रयास धीरे धीरे लगातार जो हो रहे हैं, 33% महिलाओं को ऑफिस बेयर्स में स्थान मिलना ही पक्का है। इसमें कोई, मध्य प्रदेश के अंदर तो हमने ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। तो आज जिला पंचायत, जनपद, नगर पालिका, नगर परिषद के अंदर नया नेतृत्व महिलाओं का खड़ा हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से प्रयास किए हैं कि महिलाओं का केवल सशक्तिकरण का नारा नहीं, उनकी निर्णय में सहभागिता बनना, नेतृत्व विकसित होना, यह हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अंतिम सवाल, विधानसभा चुनाव से पहले आपने मुझसे अनौपचारिक चर्चा में कहा था कि 60% के आसपास हम वोट लेने जा रहे हैं और मैंने कहा था कि ऐसा मुश्किल लगता है। लोकसभा के लिए क्या टारगेट है सर और क्या जो फीजिबल होगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप जो कहते हैं वो हो जाता है। लोकसभा के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 58% एवरेज वोट 2019 में हमें मिला और मध्य प्रदेश के अभी 2023 के चुनाव में हमें 49% वोट मिला। हमारा संकल्प था 10% बढ़ाना, वो 8% के लगभग हम पहुंचे। 51% वोट शेयर हमें करना था। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता का जो विश्वास है, प्रधानमंत्री को लेकर के जनता जो उत्साहित, आनंदित है, ये 10% वोट शेयर बढ़ाने का हमारा संकल्प है कि 58 से 68 करना। तो 68 से 70 के बीच हमारा वोट शेयर हो, यह हमारा संकल्प है। तो वीडी शर्मा जी हमारे साथ थे, जो लगातार पार्टी के लिए गो गेटर की भूमिका निभाते रहे। इन्हें टारगेट दिए जाते हैं और ये उससे चुन लेते हैं। आज बजट का दिन था, बहुत आशान्वित हैं कि जो बजट है वो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के जो आम लोग हैं, खासतौर से गरीब, महिला, युवा और किसान, उनके जीवन में बदलाव लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत। बहुत धन्यवाद अभिलाष जी आपका। जी, ओवर टू स्टूडियो संभव। अभिलाष जी बहुत धन्यवाद आपका
वी.डी. शर्मा जी से बातचीत करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को। उन्होंने